बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब तक के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एएसपी के जिन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है उनमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, इसके अलावा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स के अलावा हमने global.asa फ़ाइल के बारे में पढ़ा है। आज के लेक्चर में हम सेशन ऑब्जेक्ट का टॉपिक कवर करेंगे। सेशन ऑब्जेक्ट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सेशन के बारे में बता दूं, एक एग्जांपल दे दूं कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप उसे ओपन करते हैं, फिर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जो भी आपके टास्क होते हैं गिवन उनको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप उसे क्लोज़ कर देते हैं। तो ये जो वर्किंग है सारी, ये एक सेशन की तरह है कि आपने ओपन किया, काम किया और उसको क्लोज़ कर दिया। ये सारी वर्किंग जो है ये कंप्यूटर के ऊपर आप कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर को पता होता है कि आप कौन है। यानी आप कंप्यूटर में जब आप एंटर होते हैं तो किस यूज़र आईडी से आप एंटर हुए हैं, तो कंप्यूटर जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन जानता है। इसके अलावा कंप्यूटर वो टाइम भी जानता है जब आपने एप्लीकेशन को स्टार्ट किया था और कब आपने उसको एंड किया था। आप अगर कभी कोई फ़ाइल अपनी ओपन करते हैं फिर उसको क्लोज़ करते हैं, तो अगर आप फ़ोल्डर्स में जाके उस फ़ाइल को विज़िट करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका ओपनिंग टाइम, उसका क्लोजिंग टाइम वो भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है कि ये फ़ाइल लास्ट टाइम कब ओपन हुई थी, क्लोज़ कब हुई थी। इसके अलावा फर्दर और भी इंफॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर स्टोर कर रहा होता है। लेकिन इंटरनेट पे जो है ये प्रॉब्लम है कि जो सर्वर होता है, वेब सर्वर, उसे आपके बारे में नहीं पता होता कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ये सारी जो कम्युनिकेशन होती है एचटीटीपी प्रोटोकॉल के ज़रिए होती है, तो एचटीटीपी का जो एड्रेस होता है उसके अंदर कोई स्टेट मेंटेन नहीं हुई हुई होती। तो ये प्रॉब्लम एएसपी टेक्नोलॉजी सॉल्व करती है, कुकी क्रिएट करके। एक यूनिक कुकी वो क्रिएट करती है हर इंडिविजुअल यूज़र के लिए। तो वो कुकी उस क्लाइंट को भेज दी जाती है जिस भी क्लाइंट के लिए वो कुकी क्रिएट हुई है, और उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो एक यूज़र को आइडेंटिफाई कर रही होती है, स्पेसिफिक यूज़र को आइडेंटिफाई कर रही होती है। तो ये सारी इंटरफेस के जिसमें कुकी क्रिएट होके क्लाइंट के पास भेजे जाना और उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन जो कि यूज़र को आइडेंटिफाई कर रही हो, ये सारी इंटरफेस एक सेशन ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो एएसपी का जो सेशन ऑब्जेक्ट है वो ये सारी मेंटेनेंस जो है कर रहा होता है सेशन के हवाले से। तो सेशन ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। द सेशन ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर यूज़र। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होनी है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूज़र के लिए स्टोर होनी है। इट इज़ यूज टू मैनेज यूज़र सेशंस। तो डिफरेंट यूज़र जो एंटर होते जा रहे हैं उनके सेशंस को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये सेशन ऑब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है एएसपी में। तो सेशन ऑब्जेक्ट के भी वेरिएबल्स होते हैं। तो जो वेरिएबल्स इसके अंदर स्टोर हुए होते हैं वो एक सिंगल यूज़र की इंफॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन वो अवेलेबल सारे पेजेस के लिए होते हैं। यानी वो सारे पेजेस जो एक एप्लीकेशन यानी वेबसाइट के जो सारे पेजेस हैं वो सारे उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए।
सब यूज़र्स के लिए नहीं, सिर्फ उस ख़ास यूज़र के लिए। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको फ़ेसबुक पेज के हवाले से दूंगी कि जब आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे के एंटर होते हैं तो वो आपका ही स्पेसिफ़िक पेज जो होता है ओपन होता है। आप जो टाइमलाइन होती है वो आपकी टाइमलाइन ओपन हो रही होती है। प्रोफाइल में जाते हैं आप, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने अपनी टाइमलाइन में जो स्टोर किया हुआ है वो आपको नज़र आ रहा होता है। तो ये सब कुछ सेशन ऑब्जेक्ट के बायस मुमकिन होता है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दूसरे की टाइमलाइन को आप जब अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड दें तो ओपन कर सकें। आप सिर्फ अपना स्पेसिफिक देख सकते हैं। A session starts as the user accesses any web page of the website। कि जब भी कोई यूज़र किसी वेबसाइट का वेब पेज एक्सेस करता है तो समझ लें कि एक सेशन स्टार्ट हो जाता है। द सेशन एंड्स व्हेन द यूज़र लीव्स द वेबसाइट। और जब यूज़र लीव कर देता है वेबसाइट को, सेशन एंड हो जाता है। ये एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए है। अगर आप इसके कंपैरिजन में एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसमें ये होता है कि जब पहला यूज़र एंटर होता है किसी वेबसाइट पे और आखिरी यूज़र एंड करता है वेबसाइट को, यानी अगर 10 यूज़र्स आए उस वेबसाइट पे तो पहले यूज़र से लेके 10वें यूज़र तक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट जो है उसकी मेंटेनेंस होती है। जबकि सेशन जो है वो एक यूज़र के लिए है कि पहला यूज़र आया उसका एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, दूसरा यूज़र आया एक दूसरा सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो 10 यूज़र्स के लिए 10 सेशन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट होंगे, जबकि एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेशन ऑब्जेक्ट कैन बी रेफरेंस्ड ऑन एनी पेज ड्यूरिंग द सेशन। ठीक है, ये वही बात हो रही है कि कोई भी पेज जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को रेफ़र कर सकता है, यूज़ कर सकता है, उसके वेरिएबल्स को यूज़ कर सकता है जब तक वो यूज़र जो है ऑनलाइन है, जब तक उसका सेशन एक्सपायर नहीं हो जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने एक पर्टिकुलर यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसके लिए ये कोड है। सेशन ऑब्जेक्ट यूज़र नेम जो भी उसको आप वैल्यू असाइन कर दो, यहाँ पे हमने मारिया असाइन कर दी। या फिर दूसरा सेशन ऑब्जेक्ट उसकी एज की इंफॉर्मेशन 16, ये हमने उसको असाइन कर दी। ये आप देख रहे होंगे कि जो आपने एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह से हम वैल्यू जो है उसके वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, लेकिन ये सेशन बेस्ड है, यानी एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए है। और जो इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है सेशन ऑब्जेक्ट में वो थ्रू आउट द सेशन अवेलेबल होती है और उसका स्कोप भी उस सेशन तक ही होता है, यानी जब तक यूज़र वो स्पेसिफिक यूज़र एंटर हुआ है तब तक वो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी। वो यूज़र जैसे ही एग्ज़िट कर गया उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ से स्टोर जो हुई भी थी वो डिलीट हो गई। अब अगर वही यूज़र दोबारा आ जाता है तो जो है एक नया सेशन स्टार्ट होगा। जो पुराना उसको जो भी आईडी मिला हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा और एक नया आईडी जो है वो असाइन हो जाता है। तो सेशन ऑब्जेक्ट्स की अब कलेक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी कंटेंट कलेक्शन, जैसे कि आपने एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट की कंटेंट कलेक्शन के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह ये भी इसकी कलेक्शन कंटेंट कलेक्शन उसी तरह वर्क करती है, लेकिन ये सेशन के लिए है, स्पेसिफिक यूज़र के लिए है और वो पूरी एप्लीकेशन के लिए है। सेशन ऑब्जेक्ट और एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट की कलेक्शंस, मेथड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ सेशन और एप्लीकेशन का आ जाता है। तो कंटेंट्स कलेक्शन, इट कंटेन्स द आइटम्स एडेड टू द सेशन विद स्क्रिप्ट कमांड्स। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जो कि वो तमाम आइटम्स जो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में एप्लीकेशन को ऐड किए गए थे, जबकि इसमें सेशन को जो ऐड किए गए हैं आइटम्स, वो तमाम आइटम्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं इस कलेक्शन में।
फॉलोइंग एग्जाम्पल वी डिस्प्ले ऑल आइटम्स इन दिस कलेक्शन। बिल्कुल उसी तरह आप अगर डिस्प्ले करवा रहे हैं जिस तरह आपने एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के आइटम्स को डिस्प्ले करवाया था, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेशन का यूज़ होगा। सिर्फ फ़र्क यहाँ पे सेशन ऑब्जेक्ट का होगा, वहाँ पे क्या था, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इसकी कलेक्शन है स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स की, बिल्कुल उसी तरह जो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट की कलेक्शन थी। इट कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड विद ऑब्जेक्ट टैग एंड विद सेशन स्कोप। बिल्कुल उसी तरह के जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ऑब्जेक्ट टैग के अंदर क्रिएट किए गए हों और स्कोप उनका सेशन के अंदर हो, तो ये तमाम ऑब्जेक्ट्स की ये कलेक्शन अपने पास रखती है। तो ऑब्जेक्ट टैग बेसिकली क्या है कि ये एक कंटेनर डिफ़ाइन करता है एक्सटर्नल रिसोर्सेज के लिए। एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई अगर आप प्लग इन ऐड करवाना चाह रहे हैं, मीडिया प्लेयर हो सकता है, या कोई वेब पेज हो वो भी हो सकता है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस टैग में क्रिएट किए गए हैं, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स इस कलेक्शन में शामिल होते हैं और उनको डिस्प्ले भी करवाया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हुए डिस्प्ले करवाया था। इसके बाद अब आ जाती हैं सेशन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी है कोड पेज प्रॉपर्टी। कोड पेज क्या है, ये एक रीड राइट प्रॉपर्टी है, यानी आप इसको सेट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली किस तरह से एक हम स्ट्रिंग्स जो हैं उनको हम किस तरह से एनकोड करते हैं ये स्पेसिफाई करती है, यानी करेक्टर सेट दैट विल बी यूज्ड व्हाइल डिस्प्लेइंग डायनामिक कंटेंट्स। तो करेक्टर सेट के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एनकोडिंग जो है वो यूज़ की जाती है। मुख्तलिफ हमने एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो कोड पेज एक इंटरनल टेबल होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है मैपिंग के लिए, यानी सिंबल्स को एक स्पेसिफिक नंबर के साथ मैपिंग करता है। सिंबल्स क्या हो सकते हैं, कोई लेटर्स हो गए या नंबर्स हो गए या पंक्चुएशन करैक्टर, स्पेशल करैक्टर्स जो होते हैं, तो हर एक को एक स्पेसिफिक नंबर जो है उसके साथ ये मैप करता है। इसका पर्पज़ ये है कि जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1252 कोड इज़ यूज्ड फॉर अमेरिकन इंग्लिश एंड मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो जब भी अमेरिकन इंग्लिश या फिर यूरोपियन लैंग्वेजेस की बात होगी तो उसके लिए ये कोड जो है वो यूज़ होगा। डिफरेंट कोड पेजेस प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द करेक्टर सेट्स यूज्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस जो यूज़ हो रही हैं सबके लिए जो है वो सपोर्ट जो है उनके करेक्टर सेट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे 932 है, ये जैपनीज़ करेक्टर सेट को ये कोड पेज रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा 950 कोड पेज चाइनीज़ करेक्टर सेट्स को उनको रिप्रेजेंट करता है। To specify the code page for an ASP page, there are 3 ways। कि किसी भी ASP पेज का जब हम कोड पेज स्पेसिफाई करते हैं 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो कोड पेज डायरेक्टिव का यूज़ करते हुए, जो कि हम स्टार्ट में ही जो है उसको दे देते हैं, तो वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और या फिर सेशन ऑब्जेक्ट की कोड पेज प्रॉपर्टी के थ्रू, या फिर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की कोड पेज प्रॉपर्टी के थ्रू। लेकिन रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी जो है अवेलेबल नहीं है IIS 5.0 में, या उससे जो अर्लियर वर्जन है उनमें अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास ये 2 मेथड मेन जो है वो रह जाते हैं।
कोड पेज को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो अब ये देखें कि हमने 932 कोड जो है वो दिया हुआ है, जो कि जापानीज़ कैरेक्टर सेट के लिए है। तो अगर हम कोड पेज को सेट करना चाहते हैं जापानीज़ कैरेक्टर सेट के लिए, तो हमें यहाँ पे 932 कोड पेज को हमने डायरेक्टिव को असाइन कर दिया, या ये तरीका है। या फिर हमने 932 इसकी प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया, दूसरा ये तरीका है। या फिर हमने 932 रिस्पॉन्स की प्रॉपर्टी जो कोड पेज है उसको असाइन कर दिया। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस के लिए, जिस तरह हमने 950 के बारे में पढ़ा था कि किसी चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए ये हमारा कोड पेज यूज़ होता है, तो हम 950 यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट कोड पेज की वैल्यूज़ जो हैं वो हम असाइन कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए, अपने वेब पेजेस के लिए। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि अगर हम कोड पेज की वैल्यू ही, तो अभी हमने पीछे पढ़ी थी कि असाइन करने की, तो अगर हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो रिस्पॉन्स डॉट राइट मेथड से हम सेशन डॉट कोड पेज जो भी यूज़ हो रहा होगा वो उसकी वैल्यू, उसका कोड जो है वो हमें डिस्प्ले करवा देगा। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो LCID स्टैंड्स फॉर लोकल आइडेंटिफायर। लोकल मतलब लोकेशन, ये रीजन से ये इंट्रोड्यूस हुआ है वर्ड। लोकल आइडेंटिफायर, इट इज़ यूज टू सेट और गेट एन इंटीजर दैट स्पेसिफाइज द लोकेशन और रीजन। यानी ये प्रॉपर्टी आपको ये भी बिल्कुल उसी तरह कोड पेज की तरह रीड राइट प्रॉपर्टी है। आप इसकी वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। तो ये एक इंटीजर, अगर हम इसकी वैल्यू को सेट करना चाह रहे हैं तो इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर हम देखना चाह रहे हैं तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी, जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन या रीजन को आइडेंटिफाई कर रही होगी। द डेट, टाइम एंड करेंसी इज़ डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू दैट लोकेशन और रीजन। तो हर इलाके के अपने डेट को या टाइम को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट होता है, तो वो डेट या टाइम या करेंसी है वो उसी फॉर्मेट में जो है वो रिप्रेजेंट होंगी, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये इसकी वैल्यू सेट की हुई होगी। तो ये लोकल आइडेंटिफायर की एग्जांपल बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने कोड पेज की एग्जांपल ली थी। ये बस यहाँ पे कोड पेज की जगह यहाँ आप देख रहे हैं कि डायरेक्टिव जो है वो LCID का है, इसको हम 1041 असाइन कर रहे हैं। 1041 इसका क्या मतलब है कि हम अगर जो है रीजन या लोकेशन अगर हम वही उसी तरह जापानीज़ देना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए कोड जो है हमें ये मेंशन करना पड़ेगा, ये सेट करके देना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा 1041। ये जापानीज़ के लिए है। तो बिल्कुल उसी तरह सेशन की प्रॉपर्टी के तहत भी हम इसको असाइन कर सकते हैं, और रिस्पॉन्स की LCID प्रॉपर्टी है उसमें भी हम वैल्यू असाइन करके हम सेट कर सकते हैं। ये पहले एक चीज़ जो है वो गौर करने वाली है कि अगर हमने ये जापानीज़ कोड दिया है रीजन के लिए, तो कोड पेज की वैल्यू भी वही 932 अगर आपको याद हो हमने दी थी कोड पेज की, तो वही होनी चाहिए। दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ टैली करनी चाहिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो अगर हम डेट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या अगर हम टाइम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो उनका जो फॉर्मेट होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा जापानीज़ के अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ जो है वो एरर प्रोड्यूस हो सकता है। तो यही वैल्यू अगर हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल में सेट करके दिखाई थी, और अब हम अगर गेट करके देखना चाहते हैं तो रिस्पॉन्स डॉट राइट उसी तरह हम मेथड यूज़ करेंगे, और ये स्ट्रिंग है हमारी, और LCID स्ट्रिंग के बाद सेशन डॉट LCID, तो जो भी LCID की वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, और साथ ही साथ फिर हम उसकी LCID के अकॉर्डिंग डेट का फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो डेट का मेथड यूज़ होगा, और
करेंसी का फॉर्मेट देखना चाह रहे हैं तो हमने करेंसी के लिए जो है वैल्यू दे दी और वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये लास्ट में जो आपने मेथड देखा है फॉर्मेट करेंसी और इसमें पैरामीटर 350 पास किया गया है, तो इसका मतलब है कि जो भी करेंसी होगी यानी जिस भी लोकेशन की करेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग उसका सिंबल जो है वो साथ लगा के डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं अपनी उसी जापानीज़ लैंग्वेज की, तो जापानीज़ के लिए जो हमने कोड पेज दिया था और फिर हमने LCID की भी जो वैल्यू सेट की थी, तो उसको हम डिस्प्ले करवा के देखते हैं तो आपको पता है कि उसके लिए वैल्यू वही जापानीज़ के लिए जो हमने मेंशन की थी वो आ जाएगी। ये देखिए जापानीज़ के लिए हमने क्या वैल्यू दी थी 1041। तो 1041 अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो हम रिस्पॉन्स डॉट राइट में जब हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे तो रिस्पॉन्स डॉट राइट करके अंदर सेशन डॉट LCID एज ए पैरामीटर देंगे, जो कि प्रीवियस एग्जांपल में भी आप देख रहे थे। तो जापानीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो डेट की फॉर्मेट दिखाएगा और करेंसी की फॉर्मेट दिखाएगा। तो करेंसी में यहाँ पे हमने 350 जो दिया, तो इसके साथ आपको पता है कि जापानीज़ के लिए येन यूज़ होता है और उसका सिंबल ये इस तरह का यूज़ होता है। तो वो करेंसी का जो फॉर्मेट है वो आपको इस तरह से दिखाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सेशन आईडी। तो इसका क्या पर्पज़ है कि ये किसी भी एक पर्टिकुलर सेशन के लिए, यानी जब भी कोई एक पर्टिकुलर यूज़र जो है वो लॉगिन हुआ है तो उसके लिए उसका एक सेशन क्रिएट हुआ है, तो हर उस पर्टिकुलर सेशन के लिए एक यूनिक आईडी जो है ये रिटर्न करती है ये प्रॉपर्टी। तो इसको यूनिक आईडी जनरेट कौन करता है? सर्वर क्रिएट करता है, सर्वर जनरेट करता है हर इंडिविजुअल यूज़र के लिए। तो ये वैल्यू जो है क्लाइंट को यानी इंडिविजुअल यूज़र को कुकी के तौर पे सेंड कर दी जाती है। तो ये इसकी एग्जांपल है, द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले द सेशन आईडी रिस्पॉन्स डॉट राइट सेशन डॉट सेशन आईडी। जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आप वो सेशन आईडी जो भी होगा उसकी वैल्यू देख सकते हैं, वो डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइम आउट प्रॉपर्टी, जो कि मिनट्स में मेंशन की जाती है। तो it is a timeout period for the session state for this application in minutes. The session ends if the user does not refresh or request a page within the timeout period. यानी सेशन तब तक चलता रहता है जब तक ये जो टाइम हमने मेंशन किया हुआ है इस टाइम तक अगर यूज़र ने पेज को रिफ़्रेश ना कर लिया हो या फिर कोई रिक्वेस्ट ना कर दी हो पेज की, तब तक तो सेशन कायम रहता है। अगर यूज़र ने लेट्स से हमने यहाँ पे 20 मिनट्स डिफ़ॉल्ट टाइम है, अगर हमने इसको 40 मिनट्स तक सेट कर दिया और 40 मिनट्स तक यूज़र ने पेज को रिफ़्रेश नहीं किया या इस पे पेज पे कोई भी वर्किंग नहीं की, तो क्या होगा कि पेज जो है उसका सेशन आउट हो जाएगा। समझ लें कि सेशन ऑन एंड इवेंट जो है वो अकर हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप अगर देखें, द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले द डिफ़ॉल्ट टाइम आउट एंड सेट द न्यू टाइम आउट टू 60 मिनट्स। यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिस्पॉन्स डॉट राइट के थ्रू हम देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट टाइम आउट वैल्यू 20 मिनट्स होती है सेशन डॉट टाइम आउट, और अगर हम इसको सेट करते हैं सेशन डॉट टाइम आउट इक्वल टू 60 वैल्यू उसको दे रहे हैं तो 60 मिनट्स जो है वो इसका टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। और फिर हम इसको देख रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट न्यू टाइम आउट सेशन डॉट टाइम आउट। इसके बाद नेक्स्ट इसके मेथड्स आते हैं। तो सबसे पहला मेथड इसका अबंडन मेथड है। अबंडन मेथड क्या करता है? इट डिस्ट्रॉयज अ सेशन ऑब्जेक्ट एंड रिलीजेज इट्स रिसोर्सेज। यानी ये इसके तमाम जो सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, जितने भी इसके रिसोर्सेज यानी जो वेरिएबल्स वगैरह ये यूज़ कर रहा है ऑब्जेक्ट, उन सब को रिलीज़ कर देता है और ऑब्जेक्ट सारे डिस्ट्रॉय कर देता है।
तो अगर आप इसका मेथड अगर ख़ुद से भी कॉल नहीं करते तो सर्वर जो है सेशन एक्सपायर होने पे, टाइम आउट होने पे तमाम ऑब्जेक्ट्स को ख़ुद ब खुद डिस्ट्रॉय कर देता है। जब भी अबंडेंट मेथड कॉल किया जाता है तो जो मौजूदा सेशन ऑब्जेक्ट होता है वो डिलीशन के लिए क्यू में लग जाता है, लेकिन वो एक्चुअली डिलीट नहीं होता। यहाँ तक कि उसकी जितनी भी स्क्रिप्ट कमांड्स हैं उस पेज के लिए जो सर्वर प्रोसेसिंग कर रहा है वो सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट ना हो जाए उस करंट पेज के लिए। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि हम वो वेरिएबल्स जो भी सारे यूज़ हो रहे थे वो उस सेशन ऑब्जेक्ट के हम उनको एक्सेस कर सकते हैं उसी पेज के ऊपर, लेकिन जो अगले पेजेस आने वाले होंगे उनमें फिर वो यूज़ेबल नहीं होगा। यानी उस पेज की पूरी जो स्क्रिप्टिंग है, प्रोसेसिंग है, वो कंप्लीट होने के बाद ही अबंडेंट मेथड जो है वो वर्क करेगा। तो जो भी वेरिएबल्स उस पेज में यूज़ हो रहे होंगे वो सारे उस पेज की हद तक यूज़ेबल होंगे, लेकिन जो आगे अगर पेजेस में हम उनको यूज़ करना चाहें तो वो एम्प्टी रिटर्न करेंगे, यानी उन वेरिएबल्स में कुछ नहीं रह जाएगा। इसकी ये आप एग्जांपल देखें, फॉलोइंग एग्जांपल विद अबंडन द करंट सेशन। तो आप सेशन डॉट अबंडन लिखेंगे तो जो आपका सेशन होगा वो उसके ऑब्जेक्ट सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो साथ आप अगर ये कोड ऐड कर दें कि आपने एक सेशन वेरिएबल को वैल्यू मारिया असाइन कर दी और साथ ही साथ उसको डिस्प्ले भी करवा दिया, तो इसकी आउटपुट क्या होगी कि ये आपको आउटपुट दिखा देगा। हालांकि अबंडेंट का जो मेथड है वो पहले कॉल हुआ है और वेरिएबल जो है वो बाद में है असाइन हुआ है, उसको डिस्प्ले भी बाद में करवाया जा रहा है। इसके बावजूद जो कि ये सर्वर की जो भी प्रोसेसिंग है उसको कंप्लीट होने देगा उस पेज के लिए, यानी उसी करंट पेज के लिए। तो ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, आउटपुट डिस्प्ले होगी, उसके बाद सेशन का अबंडेंट मेथड जो है वो वर्क करेगा, सेशन ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट होगा। इसके बाद जो भी पेजेस आप यूज़ करेंगे उन पेजेस में उस सेशन ऑब्जेक्ट और इसके वेरिएबल जो है वो वर्क नहीं करेंगे, लेकिन इस पेज के लिए करेंगे। इसके बाद आप ये देखें कि जो अगला मेथड है कंटेंट डॉट रिमूव, बिल्कुल उसी तरह जो आपने एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ा था। इट इज़ यूज टू डिलीट एन आइटम फ्रॉम दी कंटेंट्स कलेक्शन। किसी एक आइटम को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो वहाँ एप्लीकेशन था, यहाँ सेशन है, सेशन डॉट कॉन्टेंट्स डॉट रिमूव, और आपने वो जो भी आइटम है उसको डिलीट करना है तो आप उसको एज ए पैरामीटर पास कर देंगे। और कंटेंट्स डॉट रिमूव ऑल का मेथड तमाम की तमाम जो आइटम्स हैं वो उनको डिलीट कर देगा। उसके बाद इवेंट्स की बात आती है। आपने सेशन ऑन स्टार्ट और ऑन एन इवेंट, जब आपने ग्लोबल डॉट ASA फाइल पढ़ी थी तो उस वक्त आपने इसके बारे में जो है थोड़ा सा नो हाउ की थी। तो इट अकर्स व्हेन द सर्वर क्रिएट्स अ न्यू सेशन। ये उन्होंने एग्जांपल दिखाई हुई है कि सेशन के ऑन स्टार्ट इवेंट के अगेंस्ट उन्होंने कोड एप्लीकेशन लॉक और अनलॉक भी किया हुआ है, और लॉक के अगेंस्ट उसने एप्लीकेशन विजिटर्ड वेरिएबल में विजिटर्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहा है। यानी जब एक समझ लें कि पहला यूज़र जो है वो उसने वेब पेज की रिक्वेस्ट की है तो सेशन उसका स्टार्ट हो गया। तो स्टार्ट में सबसे पहले वो बिल्कुल ब्लैंक था, विजिटर्स की वैल्यू ज़ीरो थी ग्लोबल डॉट ASA फाइल में, और जैसे ही एक नया यूज़र आया तो उसकी वैल्यू जो है विजिटर्स में 1 वैल्यू ऐड कर दी, इसमें इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन को अनलॉक करवा रहे हैं। इसी तरह सेशन ऑन एंड, इट अकर्स व्हेन अ सेशन इज़ अबंडेंट और टाइम्स आउट, के सेशन को या तो अबंडेंट मेथड के ज़रिए जो है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो या फिर सेशन का टाइम आउट हो गया हो तो भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। द एग्जांपल है, फॉलोइंग एग्जांपल, डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन वेरिएबल विजिटर्स बाय 1, कि जब एक सेशन ऑब्जेक्ट यानी डिस्ट्रॉय हो गया तो इसका मतलब है कि एक यूज़र कम हो गया। तो एक यूज़र कम के लिए फिर हम उसी यानी यहाँ पर ऑन स्टार्ट के बजाय ऑन एंड इवेंट का हम पढ़ रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट जो है वो कोड किया हुआ है, ये एप्लीकेशन लॉक कर दी पहले, फिर उसके में डिक्रीमेंट किया और फिर एप्लीकेशन को अनलॉक किया। यानी ये चेंजेस जो हैं आपके सेशन की ऑन स्टार्ट ऑन एंड या एप्लीकेशन की ऑन स्टार्ट ऑन एंड हो, ये ग्लोबल डॉट ASA फाइल के अंदर मेंटेन की जाती हैं। ये प्रैक्टिस 18.5 है, ये आपने इसको देखना है, करना है।
ये जो भी हमने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है कि एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट के अगेंस्ट हमने जो कोड लगाया है कि स्टार्ट में इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करा दिया, और सेशन के ऑन स्टार्ट इवेंट के अगेंस्ट यानी यहाँ पे इसके अगेंस्ट हमने इसमें इंक्रीमेंट कर दिया कि एक यूज़र जब एंटर होगा तो सेशन में इंक्रीमेंट करवा दिया। उसके बाद एक और कोड हमने लिखना है जिसमें हमने रिस्पॉन्स डॉट राइट डिस्प्ले करवाना है कि यू आर विज़िटर नंबर, एप्लीकेशन का जो विज़िटर आइटम था उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यू आर विज़िटर नंबर 1, ठीक है। और जब आप दोबारा इस ASP फाइल को दोबारा खोलेंगे तो फिर जो है वो इंक्रीमेंट फिर हो जाएगा, और फिर यू आर विज़िटर नंबर 2, ये आपको इस तरह से आउटपुट जो है वो नज़र आएगी। नेक्स्ट, लॉकिंग और अनलॉकिंग का जिक्र हमने पहले भी किया था। एप्लीकेशन वेरिएबल्स डिफाइंड इन ग्लोबल डॉट ASA कैन बी एक्सेस्ड एंड अपडेटेड बाय एनी पेज इन द होल वेबसाइट। ठीक है, ये आपको पता है एप्लीकेशन वेरिएबल्स जो होते हैं जो ग्लोबल डॉट ASA में डिफ़ाइन किए जाते हैं उनको हम पूरी वेबसाइट में किसी भी पेज से एक्सेस भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। इन सम सिचुएशंस मैनी पेजेस में ट्राई टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एन एप्लीकेशन वेरिएबल। तो इस केस में बहुत से पेजेस होंगे जो कि वैल्यू को अपडेट कर रहे होंगे एक टाइम में। इट में क्रिएट कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम का आपको पता है, द लॉक एंड अनलॉक मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स आर यूज टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए लॉक और अनलॉक के मेथड्स हम यूज़ करते हैं। The lock method locks the application before updating the value of application variable. While the value is being updated, no other page can update its value. ठीक है, जब वैल्यू चेंज हो रही होती है तो उस वक्त कोई भी पेज उसको चेंज नहीं कर सकता, वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकता। आफ्टर द वैल्यू इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली, जब हो जाती है द अनलॉक मेथड यूज़, the unlock method again allows some other page to update the value of the application variable. The code of test session.asp can be written as follows. ये भी हम पीछे भी एग्जांपल्स ये कर चुके हैं कि लॉक करना, फिर अपना कोड लिखना, अपडेट करना, अपडेट करने के बाद फिर अनलॉक करा देना। और आपका ये सेशन ऑब्जेक्ट आज यहीं पर कंप्लीट होता है। तो इस लेक्चर को आप अच्छी तरह से दोबारा देखिएगा, बार बार देखिएगा, समझिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।